नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के पेपर नंबर थर्ड के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर? तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के पेपर नंबर थर्ड के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं पेपर नंबर थर्ड का। नाम मेरे प्यारे दोस्त भारतीय काव्यशास्त्र एवं प्रमुख सिद्धांत है। क्या है? भारतीय काव्यशास्त्र एवं प्रमुख सिद्धांत, ये आपके पेपर नंबर 3 का नाम है। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको वहाँ का सिलेबस उठा के जरूर चेक कर लेना है कि क्या आपके पेपर नंबर 3 का नाम भारतीय काव्यशास्त्र एवं प्रमुख सिद्धांत है या नहीं है। तो अच्छी बात है, बड़े बिल्कुल धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको जरूर चेक कर लेना है कहीं पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 1 या पेपर नंबर 2 का नाम तो नहीं है। होगा कुछ नहीं मेरे प्यारे दोस्त, जब आप यहाँ से पेपर देने जाएंगे, एग्जाम हॉल में आप पहुंचेंगे, तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि सर ने जो है बहुत धड़ल्ले के साथ इसकी तैयारी करवा रखी है। अभी जो कोई भी क्वेश्चन पेपर आएगा मेरे प्यारे दोस्त, उसको चीड़ फाड़ के रख देंगे। ठीक है, लेकिन 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 जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे, मेरे प्यारे दोस्त आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि वहां पर मेरे बताए हुए एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों देखने को नहीं मिलेंगे? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त आपके पेपर का नाम वहां पर भारतीय काव्यशास्त्र एवं प्रमुख सिद्धांत था ही नहीं। तो आपको ये जरूर मिला लेना है, मैच कर लेना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, फिर बाद में जो है हमें ओरहन मत दीजिएगा, समझ रहे हो ना। चलिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में मेरे प्यारे दोस्त। तो क्वेश्चन पेपर का मॉडल पेपर ये हमने जो है तैयार किया है। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट, क्योंकि एक बच्चे ने इतना ज़्यादा भाई प्रेशर कर दिया, इतना ज़्यादा सुबह शाम भैया कब दे रहे हो, कब बना रहे हो, कब मॉडल पेपर दे रहे हो भाई। हद होती है यार। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैंने तैयार कर दिया है। इसका एक वीडियो, एक से दो वीडियो शायद अपलोड भी हो चुका है, जिसमें हमने शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चंस को कवर किया था। आज ये आपका मॉडल पेपर बनाया हमने, और देखते हैं यहाँ पर पूरे प्रश्न पत्र को मेरे प्यारे दोस्त आपको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है, और अधिकतम आपको वहाँ पे 70 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पूरे प्रश्न पत्र को मेरे प्यारे दोस्त 3 खंडों में बांट दिया जाता है, आप सभी को पता है। खंड आ का नाम हो जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और खंड बा लघु उत्तरीय प्रश्न, और खंड सा को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के नाम से हम लोग जानते हैं। बात करते हैं खंड आ के बारे में मेरे प्यारे दोस्त। तो लगभग 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 10 के 10 आपको करने होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो वो आपको जो है उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई पड़ रही होगी। जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां से जाके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको चले आना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 89480158 एंड 57। ठीक है, क्या है मेरे प्यारे दोस्त? 58 एंड 57, ये व्हाट्सएप नंबर है। 8948015857। इस पे आके सर बता दीजिए हिंदी के थर्ड नंबर पेपर का जो है शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन का वीडियो नहीं मिल रहा है, तो उसकी लिंक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहां से आप बिल्कुल मुफ्त में पा जाएंगे। ठीक है, तो वहां से आप अति लघुत्तरी वाले प्रश्न को देख सकते हैं। लगभग 100 प्रश्न हमने वहां पे करवा रखे हैं। अगर आप उनको अच्छे से तैयार कर लें, एक एक लाइन के, दो दो लाइन के, आप आराम से उनको चाहें तो रट भी सकते हैं। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 18-20 मिनट का है, तो आराम से उसको देख के आप वहां से जो है जानकारी हासिल कर सकते हैं। बात करते हैं इसी पर मेरे प्यारे दोस्त खंड बा के बारे में, जिसको हम लघु उत्तरीय प्रश्न के नाम से जानते हैं। इसमें आपको केवल 4 प्रश्न करने होते हैं। कितने? 4 प्रश्न करने होते हैं, और लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। प्रत्येक प्रश्नों का जवाब आपको जो है 250 शब्दों में, सॉरी 200 शब्दों में, 150, कहीं कहीं 150, कहीं कहीं 200, कहीं कहीं 250, जैसे जिस यूनिवर्सिटी में पूछ लिया जाए तो आपको देना रहता है मेरे प्यारे दोस्त। तो उसमें से हम देखते हैं एक एक क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलिए लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन देखें तो आपसे पूछ रहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम पर सारगर्भित टिप्पणी कीजिए। एक कोटेशन आपको दिया गया है, लिखा गया है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है, यह किसने लिखा था? तो हमारे आचार्य विश्वनाथ जी ने इस कोटेशन को कहा था, इस वाक्य को कहा था। ठीक है, इस वाक्य को कहा था, उन्होंने बताया था। और किसके बारे में बताया था? तो उन्होंने काव्य के बारे में बताया था मेरे प्यारे दोस्त। तो इसी के बारे में आपको टिप्पणी करनी है। तो आप पहले वैसे ही बता सकते हैं कि काव्य को परिभाषित करते हुए किसने? आचार्य विश्वनाथ जी ने जो है कहा था। क्या कहा था? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है, ये आप इस प्रकार से बताएंगे। फिर आगे आप लिख सकते हैं कि इसको और भी विस्तृत रूप से बताते हुए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कि प्राणाधायक तत्व होने के कारण रस ही जिस वाक्य की आत्मा है, वही रसात्मक वाक्य काव्य है। मतलब बताते हैं कि प्राणाधायक तत्व होने के कारण रस जिस वाक्य की आत्मा बन जाए, जैसे कोई वाक्य दिया गया है और उसकी आत्मा किसे मान लिया जाए? रस, मतलब टोटल रस के अकॉर्डिंग चलता हो। वो गन्ने का रस और आम के रस की बात नहीं की जा रही, रस अलंकार छंद इसकी बात की जा रही। ठीक है, तो यहाँ पर रस बता रहे हैं, तो जिसकी आत्मा हो वही मेरे प्यारे दोस्त रसात्मक वाक्य ही क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। यह कौन कहते हैं? आपके आचार्य विश्वनाथ जी कहते हैं।
ठीक है। रसात्मक वाक्य को आचार्य विश्वनाथ जो है पूर्ण अर्थापत्ति, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अर्थापत्ति के में समर्थन मानते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो रसात्मक वाक्य है मेरे प्यारे दोस्त, इसका पूर्ण समर्थन आपके कौन करते हैं, आचार्य विश्वनाथ जी करते हैं। आगे लिखते हैं कि वास्तव में बात किया जाए मेरे प्यारे दोस्त, तो रसात्मक वाक्य एक ऐसा वातावरण बना देता है कि अनुभावक का मन मेरे प्यारे दोस्त रसमय हो जाता है। क्या हो जाता है, रसमय हो जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने जिस श्लोक को रसात्मक वाक्य के रूप में उद्धृत किया है, उसका सुंदर अनुवाद जो है किसने बता दिया है मेरे प्यारे दोस्त, बिहारी जी ने भी कर दिया है। ये आपके कौन कहते हैं, ये आपके बिहारी जी, इन्हीं के वाक्य को जो ये बताए हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इसी को बताते हुए बिहारी जी भी लिख देते हैं कि मैं मसीहा सोयो समुझ चूम्यो डिग जाए। ठीक है। उसके बाद लिखते हैं कि हासो खिसानी गल गहो रही गैर लपिटाए। ठीक है। मतलब बताते हैं कि जैसे नवविवाहिता पुरुष पति पत्नी होते हैं, तो चूंकि एक दूसरे से शर्माते हुए रहते हैं, तो पति सोने का नाटक करता है और पति जाके जब देखती है कि गहरे नींद में है, तो वो उनके गाल को चूम लेती है। फिर पति अपना वो नाटक भंग कर देता है और उसको देखकर पत्नी जो है काफी ज्यादा खिसिया जाती है और फिर दोनों जो है खुश हो जाते हैं इस टाइप से। तो ये वहां पे बताते हैं। तो इसी प्रकार से आप जो है वाक्यम रसात्मकम काव्यम के बारे में बता सकते हैं। ठीक है। चलिए अब दूसरे प्रश्न के बारे में मेरे प्यारे दोस्त बात करें, तो दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दृश्य काव्य के प्रमुख भेदों पर आपको क्या करना है, सारगर्भित टिप्पणी करना है कि दृश्य काव्य के कितने भेद हो सकते हैं, आपको यहाँ पे बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि दृश्य काव्य के 2 भेद भारतीय साहित्य शास्त्र में पाए जाते हैं। भारतीय साहित्य शास्त्र में कितने भेद पाए जाते हैं, केवल 2 भेद पाए जाते हैं, पहला रूपक और दूसरा उपरूपक। ठीक है। बात करते हैं, रूपक के 10 भेद होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, और उपरूपक के 18 भेद माने जाते हैं। ठीक है। लिखेंगे कि रूपक और उरूपक के हम भेदों को अगर जानना चाहें तो पहले रूपक का नाम आप डालेंगे, रूपक हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे कि रूपक के 10 भेद कौन कौन से होते हैं। तो पहला भेद इसका हो जाता है नाटक, दूसरा प्रकरण, तीसरा भाण, ठीक है, चौथा प्रहसन, पांचवा व्यायोग, ठीक है, और उसके बाद छठा मेरे प्यारे दोस्त समवकार, ठीक है, फिर डिम, फिर उसके बाद बीथी अंक, और उसके बाद इहा मृग। ये रूपक के 10 भेद हो जाते हैं। वहीं पे बात करें मेरे प्यारे दोस्त, जो उपरूपक के 18 भेद बताए गए हैं, उसमें से पहली आ जाती है नाटिका, दूसरा ट्रोटक, तीसरा गोष्ठी, चौथा सट्टक, फिर उसके बाद नाट्य रासक, फिर प्रस्थान, फिर मेरे प्यारे दोस्त उल्लाप्य, फिर उसके बाद काव्य, फिर उसके बाद प्रेमखड़, फिर उसके बाद रासक, ठीक है, उसके बाद साल्पक। ये सब आपको यहाँ पे एक एक करके याद कर लेना है। ठीक है। क्योंकि कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर बताएंगे श्री गदित शिल्पक, ठीक है, उसके बाद विलासिता, फिर उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त दुर्मल्लिका, फिर उसके बाद प्रकरणी, फिर उसके बाद हलीश, उसके बाद भारिका। ठीक है। इस प्रकार से 18 जो भेद हैं उपरूपक के भी आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये शायद दूसरा नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आराम से बता दीजिएगा कि जो आपका दृश्य काव्य है मेरे प्यारे दोस्त, इसके कितने भेद बताए गए हैं, 2 भेद, रूपक और उपरूपक, और रूपक के आपके 10 भेद बताए गए हैं, उपरूपक के 18 भेद बताए गए हैं, और 10-18 के नाम लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा भी हो जाएगा भेदों के बारे में। ठीक है। दृश्य काव्य के प्रमुख भेद कौन कौन से हैं उनके बारे में हो जाएगा। तीसरा प्रश्न यहीं पे पूछ रहा है कि वामन की रीत विषयक अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। मतलब वामन ने रीत के विषय में जो अपनी अवधारणा दी है मेरे प्यारे दोस्त, उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि वामन से पूर्व रीत की कोई भी समुचित व्याख्या नहीं मिलती। मतलब कह रहे हैं कि वामन से पहले देखें तो उससे पहले आप रीत की कोई भी समुचित व्याख्या देखने को नहीं पाएंगे। बात किया जाता है कि पूर्ववर्ती आचार्य भामा और डंडी ने भी इसकी कोई ठीक परिभाषा नहीं दी है। मतलब बताते हैं, ये बात करें कि इससे पूर्व, वामन से पूर्व जो आपके आचार्य भामा रहे हैं और डंडी जी जो रहे हैं, इन्होंने भी कोई भी परिभाषा ठीक ठाक इसके बारे में नहीं बताया है रीति के बारे में मेरे प्यारे दोस्त। आगे आप लिखेंगे कि वामन ही पहले आचार्य हैं जिन्होंने रीति पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। कौन है, वामन ही पहले व्यक्ति ऐसे आते हैं जिन्होंने क्या किया है मेरे प्यारे दोस्त, रीत के ऊपर अपना पर्याप्त प्रकाश डाला है, उसका सही अर्थ बताने का श्रम भी किया है। मतलब बताने का प्रयास किया है कि उसका सही अर्थ क्या होता है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि विशिष्ट पद रचना रीति, मेरे प्यारे दोस्त क्या लिखा है, विशिष्ट पद रचना रीति, उनकी दृष्टि से पद रचना ही विशिष्टता का आधार गुण, मेरे प्यारे दोस्त आधार है, गुण है। ये कौन आपके बताते हैं, ये आपके वामन जी लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं, वो बताते हैं
कि उनके हिसाब से देखें तो बताते हैं कि पद जो दृष्टि है मेरे प्यारे दोस्त, उनकी दृष्टि में देखें तो जो पद रचना है, पद रचना की जो विशिष्टता होती है मेरे प्यारे दोस्त, विशिष्टता का आधार है गुण। आधार क्या है मेरे प्यारे दोस्त? गुण। इसे लिख सकते हैं कि विशेषो गुणात्मक गुणात्मा। क्या? विशेषो गुणात्मा। ये विशेष यह विशेष गुण ही पद रचना में अपेक्षित वैशिष्ट्य का समावेश करने में सहायक होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आगे आप लिखेंगे कि वैशिष्ट्य से ही गुण का अंतर्भाव रहता है। गुण काव्य शोभा का विवर्धन करने वाले तत्व हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे अतः वामन के अनुसार देखें तो उन्होंने रीत का अर्थ बताया है। क्या बताया है? कि काव्यगत सौंदर्य का अभिवर्धन करने वाली शब्दार्थ संबंधित रचना मेरे प्यारे दोस्त बताते हैं, इसका अर्थ बताते हैं। आगे लिखते हैं कि इसमें शब्दार्थ के धर्म से तात्पर्य है शब्द और अर्थ का सौंदर्य रूप शब्दों में शब्द और अर्थगत वैशिष्ट का चमत्कार। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है वामन ने जो रीत विषयक अपनी अवधारणा बताई है उसके बारे में यहाँ पे बता सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त, तो चौथा नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि काव्य रसों एवं उनके अस्थाई भावों का नामोल्लेख कीजिए। मतलब काव्य रस जो है, इस काव्य में कितने प्रकार के रस पाए जाते हैं और उनके अस्थाई भाव क्या कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में बताना है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे कि आचार्यों ने साहित्य में रसों की संख्या 9 बताई है। कितनी बताई है? साहित्य में रसों की संख्या 9 बताई गई है। बताते हैं कि काव्य शास्त्र में प्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में 8 रसों की ही मान्यता प्रदान की है। कौन मेरे प्यारे दोस्त? आपके जो काव्य शास्त्र में बात करें तो जो प्रथम आचार्य आपके रहे हैं भरत मुनि, उन्होंने अपनी उनकी एक प्रसिद्ध ग्रंथ आई थी जिसका नाम था मेरे प्यारे दोस्त नाट्य शास्त्र। क्या नाम था मेरे प्यारे दोस्त? नाट्य शास्त्र था। तो मेरे प्यारे दोस्त जो उनका आया था, क्या आई थी? एक पुस्तक, एक ग्रंथ आया था जिसका नाम था नाट्य शास्त्र। उसमें उन्होंने 8 रसों को ही मान्यता प्राप्त प्रदान की थी। ठीक है, किंतु कालांतर में उन्होंने शांत रस का अस्तित्व भी स्वीकार किया। आगे चल के जैसे जैसे समय बीता उसमें क्या मेरे प्यारे दोस्त भरत मुनि ने शांत रस को भी स्वीकार कर लिया, उसके अस्तित्व को भी माना। और साथ ही साथ लिखते हैं कि इस प्रकार रसों की संख्या 9 पहुंचती है मेरे प्यारे दोस्त। आगे लिखना है कि आधुनिक विद्वानों ने वात्सल्य और भक्ति संज्ञक 2 और रसों को महत्व को स्वीकार किया मेरे प्यारे दोस्त। इस प्रकार रसों की संख्या कितनी हो जाती है? 11 हो जाती है। प्रत्येक रस का एक अस्थाई भाव होता है। अरस्तु रासों और अनेक अस्थाई भावों का विवरण निम्नलिखित है। ठीक है, सॉरी, अस्तु रसों के अनेक, रासों कह रहे, देखो यहाँ पे थोड़ा क्या डिस्टरबेंस हो जाता है ना कि अब यहाँ पे लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। बच्चे में बीच में पढ़ा रहे, अभी चली गई, फिर से स्टार्ट करना पड़ा इस तरीके से। हाँ, तो पहले हम एक तरफ से रसों का नाम बताएंगे, फिर उनके अस्थाई भावों का नाम, जिनको आपको कहीं पर लिख लेना है या याद कर लेना है वैसे ही। जैसे रसों का नाम बात करें तो उसमें पहले श्रृंगार रस आता है। तो श्रृंगार का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है, आप सभी को पता है। हास्य का हास होता है मेरे प्यारे दोस्त। करुण का शोक होता है। रौद्र का क्रोध होता है। वीर का उत्साह होता है। ठीक है, भयानक का भय होता है। विभत्स का जुगुप्सा जिसे हम घृणा कहते हैं ये होता है। उद्भव का मेरे प्यारे दोस्त विस्मय होता है। शांत का निर्वेद होता है। वात्सल्य का अपत्य स्नेह होता है। और भक्ति का मेरे प्यारे दोस्त इष्ट देव विषयक रति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हैं। आपने कुछ चीजों के तो लगभग श्रृंगार रस के, हास्य रस के, करुण रस के, ठीक है, और वीर रस के, इन सारे के नाम तो याद 10-12 में ही याद कर लिए होंगे, फिर बीओए में आके पढ़ा होगा तो ये सारे आ जाते हैं आपके यहाँ पे लगभग। ठीक है, पहले से ही आपको हमें लग रहा है कि पता होगा। तो ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कि काव्य में कल्पना के महत्व पर प्रकाश डालिए। काव्य में कल्पना का क्या महत्व होता है? मतलब जो इमेजिन किया जाता है, जो काव्य होता है मेरे प्यारे दोस्त, उसमें कल्पना मतलब इमेजिनेशन का क्या महत्व होता है आपको यहाँ पे बताना है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे कि काव्य का प्रणयन, क्या मेरे प्यारे दोस्त? काव्य का प्रणयन, कला का निर्माण, तर्क की सृष्टि, इन सब में मेरे प्यारे दोस्त क्या होता है? कल्पना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कौन स्थान रखती है? कल्पना, इमेजिनेशन जो होती है इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है मेरे प्यारे दोस्त। आगे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि काव्य तथा कल्पना का तो मणिकंचन संयोग होता है। क्या होता है? कल्पना और काव्य का मणिकंचन संयोग होता है। मणिकंचन आप समझिए कि
एक सिक्के के दो पहलू की तरह समझ सकते हैं कि दोनों अलग नहीं हो सकते हैं, या कह सकते हैं दांत काटी होती है उस तरीके से। ठीक है, आगे लिखेंगे कि मानव जीवन के अनेक क्षेत्रों में कल्पना का बड़ा ही महत्व होता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी वस्तु को आधार बनाकर कभी अपनी कल्पना कि जितनी ही उड़ान भरेगा मेरे प्यारे दोस्त, वह अपने प्रयास में उतना ही सफल होगा। ऐसा कहा जाता है यह सृष्टि ही कल्पना का मूलक है। छंदोग्य श्रुति कहती है कि सृष्टि के आरंभ में आत्मा अथवा परमात्मा अकेला ही था। उसने कल्पना की कि मैं अकेला हूँ, एक से अनेक हो जाऊं। ठीक है, आगे लिखते हैं और अपनी कल्पना के ही बल पर संपूर्ण जगत के रूप में वह परिणत हो गया। जैसे यहाँ पर एक चीज के बारे में एक श्लोक लिखा भी जाता है कि आत्मा वा इदमेकम एक एवाग्र असीत। ठीक है, उसके बाद एत एको अहम बहु बहु श्यामा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये श्लोक भी आप यहाँ पर चिपका सकते हैं उठाकर। तो आप यहाँ पर जो है कल्पना के बारे में भी बता सकते हैं कि कल्पना का जो है काव्य में क्या महत्व होता है, क्या योगदान होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर मेरे प्यारे दोस्त चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि लक्षण ग्रंथ किसे कहते हैं और क्यों। मेरे प्यारे दोस्त आपको यहाँ पे बताना है। क्या पूछा है, लक्षण ग्रंथ के बारे में पूछा है, और किसे और क्यों ये आपको यहाँ पर बताना भी है। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में भी एक एक करके जानते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे कि काव्य शास्त्र में काव्य शास्त्र से संबद्ध विषयों में जो ग्रंथ लिखे जाते हैं उसे लक्षण ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, मतलब कहते हैं काव्य शास्त्र के संबंध में जितने भी ग्रंथ लिखे जाते हैं उन सभी को क्या कह दिया जाता है, लक्षण ग्रंथ भी कहा जाता है। चिंतामणि, देव, केशवदास, ठीक है, उसके बाद श्रीपति, कुलपति, भिखारी राम, प्रताप सिंह आदि ने लक्षण ग्रंथों का प्रणयन किया है। मेरे प्यारे दोस्त, इन कवियों ने काव्य शास्त्र के लक्षणों को पदबद्ध करके मेरे प्यारे दोस्त लक्ष्य के रूप में अपनी रचना प्रस्तुत की है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लक्षण ग्रंथ के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन अक्सर करके आपसे पूछ लेता है कि रीति से आपका क्या तात्पर्य है। हालांकि क्वेश्चन इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन मैं इसको इंपॉर्टेंट समझता हूं तो आपसे यहाँ पे बता भी देता हूं इसके बारे में। तो आप लिखेंगे कि वाणी को बिना अर्थ गूंगा है। मतलब कह रहे हैं वाणी के बिना जो है अर्थ क्या होता है, वो गूंगा होता है। शैली के अभाव में भाव उस कोकिल के समान असहाय है जिसे विधाता ने हृदय की मिठास देकर भी रसना नहीं दी। मतलब बता रहे हैं कि ये जो है, जो शैली होता है उसके अभाव में जो भाव होता है मेरे प्यारे दोस्त, भाव मतलब इमोशन जो होता है आपके अंदर, अगर शैली ना हो और आपके अंदर का जो इमोशन है वो उसी प्रकार से हो जाता है जैसे कोकिल असहाय होती है। कैसी कोकिल, जिसमें विधाता ने जो है हृदय में मिठास तो देकर भेज दिया है, मतलब उसको बोलने का तरीका बहुत अच्छा आता है, लेकिन रसना ही नहीं दी, मतलब कि बोलना ही नहीं दिया, उसको जुबान ही छीन ली। ठीक है, लिखते हैं इस दृष्टि से शैली तत्व की अनिवार्यता संदिग्ध है और रीतिवाद ने उस पर बल देकर काव्य शास्त्र का निसंदेह ही मेरे प्यारे दोस्त उपकार किया है। यह आपके कौन लिखते हैं, डॉक्टर नागेंद्र जी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इतनी बारी लिख के और लिख दीजिएगा नीचे किसने लिखा है, डॉक्टर नागेंद्र जी ने लिखा है। फिर आगे आप लिखेंगे रीति शब्द जो है मेरे प्यारे दोस्त ऋण गतो धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्त, क्या होता है, काव्य सरणी। क्या होता है, काव्य सरणी, काव्य मार्ग, ढंग, शैली, प्रकार, प्रणाली, गति, चलन, पंथ तथा बीथी आदि, ये सारी चीजें क्या होती हैं, रीढ़ का अर्थ होती हैं। लिखेंगे भारतीय काव्य शास्त्र में रीति की प्रतिष्ठा काव्य तत्व के रूप में रही है मेरे प्यारे दोस्त। आगे आप लिखेंगे नाट्य शास्त्र में गुणों वृत्तियों प्रवृत्तियों का विवेचना मिलता है। जहां तक रीति शब्द का प्रचलन का प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, वह वामन के समय में ही हुआ होगा। वामन से पूर्व दंडी और वैदर्भी ने गौड़ीय रीति का उल्लेख और विवेचन काव्य मार्ग में गिरा मार्ग के रूप में किया था। ठीक है, आगे आप लिखेंगे भारतीय काव्य शास्त्र में दो प्रादेशिक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, भारतीय काव्य शास्त्र में दो प्रादेशिक काव्य पदावलियों के आधार पर पहले वैदर्भी और गौड़ीय का निरूपण हुआ है, और बाद में मेरे प्यारे दोस्त बताते हैं कि पांचाली भी परिगणित हो गई। ठीक है, आगे आप लिखेंगे आगे चलकर रीत शब्द प्रचलित हो गया और इसके प्रचलन का शेष नाम ना मालूम
ना मालूम कहाँ जाकर छिप गए। ठीक है, आगे आप लिखेंगे रीत नाम के विशेष प्रचलन पर मेरे प्यारे दोस्त वृत्त शब्द भी स्वतः ही समय के गर्भ में न जाने कहाँ तिरोहित हो चला गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है रीति से अपना तात्पर्य बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त की रस रस के अंकों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। रस के अंगों पर आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त, संक्षेप में प्रकाश डालना है। तो आप लिखेंगे भारतीय काव्य शास्त्र में रस का विविध विधि विवेचना हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। अनेक आचार्यों ने रस के संदर्भ में अपनी सम्मति का सहमति व्यक्त की है। रस के संदर्भ में सर्वप्रथम आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र के माध्यम से विवेचना प्रस्तुत किया है। इस विवेचना में उन्होंने रस के 4 अंगों को स्वीकार किया है। ये अंग कौन कौन से हैं तो बताए गए हैं विभाव, अनुभाव, संचारी भाव एवं अस्थाई भाव। रीतिकालीन आचार्य कवि देव ने रसांगों को निम्नवत शब्दों से काव्यबद्ध कर प्रस्तुत किया है, जो लिखते हैं कि जो विभाव, अनुभाव अरु विभचारिणु करिसोई। ठीक है, आगे लिखते हैं कि थीति थीत की पूरन वसुना सुकवि कहत रस होई। ठीक है, आगे आप लिखेंगे यहाँ पर विभाव हेडिंग डाल करके कि विभाव क्या होता है तो लिखेंगे विभाव का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्त कारण, जिस कारण से हृदय सामाजिक को रस निष्पत्ति होती है मेरे प्यारे दोस्त, उसे विभाव कहा जाता है। दूसरे शब्दों में बात करें तो हृदय में वासना या संस्कार रूप से मूलतः अस्थाई भावों को उद्बोधित करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, आलम्बन और उद्दीपन। ठीक है, अनुभाव की हेडिंग डालेंगे, अनुभाव के बारे में लिखेंगे कि अनु अर्थात पीछे और भाव अर्थात अस्थाई भाव। अर्थात बताते हैं कि अस्थाई एवं संचारी भावों के उदय के पश्चात जो शारीरिक या मानसिक भाव भंगिमाएं दृष्टिगत होती हैं उन्हें अनुभाव की संज्ञा दी गई है। अनुभाव 5 प्रकार के होते हैं। पहला आंगिक या कायिक हम जिसे कहते हैं, दूसरा मानसिक, तीसरा मेरे प्यारे दोस्त वाचिक, चौथा आहार्य, ठीक है, और 5वां सात्विक। अब आगे हेडिंग आप डालेंगे व्यभिचारी या संचारी भाव। इसमें लिखेंगे कि संचारी का अर्थ है साथ साथ चलना, अर्थात संचरणशील होना। संचारी या व्यभिचारी भावों के साथ संचरित होते रहते हैं, इसीलिए इनका नाम संचारी पड़ा है मेरे प्यारे दोस्त। इनकी संख्या 33 होती है। 33 को तो नहीं बता सकते, लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा। अस्थाई भाव साहृदय सामाजिक के अंतःकरण, अस्थाई भाव आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि साहृदय सामाजिक के अंतःकरण में जो मनोविकार, वासना या संस्कार अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं तथा जिन्हें कोई भी विरोधी भाव दबा नहीं पाता है मेरे प्यारे दोस्त, आचार्यों ने उसे अस्थाई भाव की संज्ञा दी है। ये हैं रीति, शोक, निर्वेद, क्रोध, उत्साह, विस्मय, हास्य, भय, जुगुप्सा, वात्सल्य एवं ईश्वर विषयक प्रेम। ये सारे जो होते हैं आपके क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये आपके रस के ये आपके जो है अस्थाई भाव के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रस के अंगों पर प्रकाश डाल सकते हैं, इनके बारे में बता सकते हैं। यहाँ पर आपके 7 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं लघु उत्तरीय के। जैसे ही मेरे प्यारे दोस्त लघु उत्तरीय वाला सेक्शन आपका क्लियर होता है, वहीं से आपका दीर्घ उत्तरीय वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसमें बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो आपके लघु उत्तरीय में दीर्घ उत्तरीय में केवल आपको 2 प्रश्न करने रहते हैं और प्रत्येक प्रश्न का जवाब 450 शब्दों में आपको यहाँ पर देना रहता है। ठीक है, बात करते हैं एक एक प्रश्नों के बारे में। तो एक एक प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारतीय साहित्य शास्त्र के अनुसार मेरे प्यारे दोस्त काव्य प्रयोजन की विवेचना कीजिए। ये आपका 8वां नंबर क्वेश्चन पूछता है। 9वां नंबर क्वेश्चन वहीं पे पूछता है कि वक्रोक्ति की परिभाषा स्पष्ट करते हुए उनके भेदों एवं उनकी उपदेश्यता पर विस्तार सहित क्या करना है, आपको प्रकाश डालना है मेरे प्यारे दोस्त। 10वां आप लिखेंगे औचित्य सिद्धांत को केंद्रित करके एक संक्षिप्त तथा सारगर्भित मेरे प्यारे दोस्त टिप्पणी करनी है। और साथ ही साथ 11 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछ रहा है कि अधोलिखित पर सारगर्भित टिप्पणी कीजिए। क्या करना है, अधोलिखित पर सारगर्भित टिप्पणी करना है। ठीक है, किसके किसके ऊपर, तो पहला दिया गया है शब्द शक्ति और दूसरा दिया गया है काव्य दोष। दोनों के ऊपर आपको सारगर्भित टिप्पणी करना है। ये आपसे यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए, इनमें से केवल 2 प्रश्न आपको करने होंगे। तो इनको आप अपनी, अगर आपके पास कोई नोट्स वगैरह है तो उससे आप आराम से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी
क्योंकि थोड़ा तबीयत भी डाउन है और डाउन क्या जुकाम बुखार हो गया था भैया, तो इसीलिए वीडियोज़ वगैरह 2-3 दिन से नहीं बन पाई हैं। अभी क्या थोड़ा स्वस्थ हुए हैं तो एक वीडियो आपका बनाया है और इसमें जो है लाइट वाला समस्या वही आ गया है, लाइट की प्रॉब्लम आ गई है भैया। तो अभी देखो क्या हो रहा है। तो इसीलिए इसको शॉर्टकट में किया जा रहा है। तो मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।